मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का डेप्यूटी स्पीकर बनाया जा सकता है। इस पद के लिए मैदान में कोई और उम्मीदवार नहीं है। कार्यसूची के मुताबिक उनके नाम के 2 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी और दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार पेश करेंगे। मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के विधायक हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इस बार मुस्तफाबाद सीट से उन्होंने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,000 से अधिक वोट से हराया था। डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के अलावा शराब नीति पर पेश हुई कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। अभी तो ये एक रिपोर्ट आई है, अभी तो 14 रिपोर्ट आनी है और उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सौंपा जाएगा। इस बीच बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर के मुद्दे पर आज भी आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 21 विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग करेंगे। आप सदन से निलंबित कर सकते हो और जब तक बाबा साहब का पोर्ट्रेट वहां नहीं लगता, ये आवाज हमेशा हम ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। देखिए, 48 घंटे के बाद भी महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी बस में बलात्कार को अंजाम देने वाला आरोपी पकड़ा नहीं गया है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और इसी बीच सरकार ने डिपो मैनेजर समेत 23 लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये गुस्सा बलात्कार कांड के खिलाफ फूटा है। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में तोड़फोड़ की। घटना मंगलवार सुबह की है, जब 26 साल की महिला सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी गलत जानकारी देकर उसे दूसरी बस में ले गया और उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। सीसीटीवी के जरिए आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे की पहचान हो गई, लेकिन वो फरार है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक केस दर्ज है। जो यहाँ पे घटना घड़ी है वो सुरक्षा केबिन के सामने हुई है। सुरक्षा केबिन के सामने अगर किसी भगिनी के ऊपर बलात्कार होता है तो वहाँ सुरक्षा केबिन में बैठने का किसी को अधिकार नहीं है। वारदात के बाद सरकार विरोधियों के निशाने पर है। डिपो मैनेजर, ट्रैफिक कंट्रोलर समेत 23 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिवहन मंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़े अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें गठित की है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से खजूर में सोना भरकर तस्करी के मामले का कस्टम डिपार्टमेंट ने भंडाफोड़ किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कस्टम डिपार्टमेंट ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच में खुलासा हुआ, यात्री जेदा से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचा था और इसी बीच देखिए जब वहां पर चेक इन चल रही थी, सिक्योरिटी चेक इन, उसी दौरान किस तरीके से कस्टम विभाग ने खजूर के अंदर सोना जो भरा हुआ था उस तस्करी का मामले का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली से ये पूरा मामला सामने आया है। किस तरीके से खजूर में सोना छिपाकर ले जाया जा रहा था उसकी ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चुनावी राज्य बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। जिन 7 मंत्रियों ने कल शपथ ली थी वो सभी बीजेपी कोटे से हैं। आज उन्हें विभागों का बंटवारा किया जाएगा और इस दौरान वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। चुनावी साल में इन चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है। 7 नए मंत्रियों के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.9% है। इस जाति के जीवेश मिश्रा मंत्री बने हैं। राजपूत 3.4% है। इस जाति से राजू सिंह, 2.9% वाले कुर्मी जाति से कृष्ण कुमार मंटू, 4.3% वाले कुशवाहा समुदाय से सुनील सिंह। वैश्य समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 2.7% है। इस जाति से संजय सरावगी केवल 0.71% है और इस जाति से विजय मंडल, जबकि तेली समुदाय की जनसंख्या 2.81% है। इस जाति से मोतीलाल प्रसाद मंत्री बने हैं। मिथिला के विकास की बारी है, इसलिए मिथिला को तरजीह दिया गया है। बिहार के नए मंत्री जोश में हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब नहीं। मुख्यमंत्री किस वजह से नतमस्तक है भारतीय जनता पार्टी के सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कब्जा कर रखी है? देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, इस पर से पर्दा अभी उठा नहीं है। लेकिन निशांत कुमार के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार एकदम फिट है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि निशांत राजनीति में आए। इसी बीच मीडिया से दूरी बनाने वाले निशांत लगातार बयान दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल तक सरकार चलाने के लिए उनके पिता बिल्कुल फिट हैं। मुंचन एकदम 100% स्वस्थ है, 5 साल और सरकार चलाने में एकदम सक्षम है। राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो निशांत टाल गए, लेकिन एक बार फिर जनता से एनडीए की सरकार बनवाने की अपील की ताकि बिहार में विकास का काम जारी रहे। सारी बिहारवासी पिताजी को फिर से जिताएं, एनडीए की सरकार बने और पिताजी विकास का कर्म जारी रखें। मीडिया में लगातार नीतीश कुमार के बेटे का बयान देना सिर्फ चुनाव से पहले का संयोग है या फिर उनकी राजनीतिक पारी की आहट? अभी इस सवाल के जवाब का इंतजार है, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। खुद निशांत कुमार ने राजनीति में एंट्री के सवाल पर ना तो हाँ कहा है और ना ही खुले तौर पर इनकार ही किया है। देखिए, भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है वो तमिलनाडु से महाराष्ट्र और अब पंजाब तक पहुंच गया है। पंजाब ने 10वीं क्लास के लिए नए परीक्षा मॉडल को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट में पंजाबी को मुख्य भाषा नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाए। भाषा को लेकर विवाद में पंजाब की एंट्री हो गई है। पंजाब की सरकार का कहना है कि 10वीं क्लास के लिए नए परीक्षा मॉडल में मुख्य विषय में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा दूसरे विषय रखे गए हैं, जबकि पंजाबी को ऐच्छिक विषय में अन्य क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं को रखा गया है। अब पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि बिना मुख्य विषय पंजाबी के पंजाब में कोई भी 10वीं पास नहीं माना जाएगा। पंजाब में कोई भी बोर्ड, मेट बी सीबीएसई, मेट बी आईबी, आईएससी, आईसीएसई और एनी अदर बोर्ड, अगर उसको पंजाब में पढ़ाना है तो 10वीं में पंजाबी हैज टू बी द मेन सब्जेक्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। भाषा विवाद में पंजाब की एंट्री के बीच तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के रुख में नरमी दिख रही है। स्टालिन का कहना है कि अगर हम पर भाषा थोपी नहीं जाएगी तो हम भी विरोध नहीं करेंगे। भाषा पर विवाद के बीच तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पहली से 10वीं क्लास के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, तेलंगाना की टनल में पिछले 6 दिन से 8 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है, लेकिन अभी तक उन तक मदद नहीं पहुंच पाई है। आर्मी, नेवी समेत 11 एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में 22 फरवरी को श्री शलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। वहां पर काम कर रहे 8 लोग फंस गए थे और उनके बचने की संभावनाएं लगातार कम होती दिख रही हैं। आर्मी, नेवी, कमांडो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत राज्य और राष्ट्रीय स्तर की 11 एजेंसियां लगी हुई हैं। आज 6ठा दिन हो गया, लेकिन हालात और भयावह होते जा रहे हैं। लगातार पानी और कीचड़ का जमाव बढ़ता जा रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम आखिरी 50 मीटर तक नहीं पहुंच पा रही है, जहां 8 लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कीचड़ और मलबा जमा है। बुधवार को तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी सुरंग के पास पहुंचे, बचाव दल के साथ बैठक की, बचाव कार्य का जायजा लिया और समझा कि हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। वो लोग तो हमें मिल नहीं रहे, तो हम इस वहाँ से आ गए, हमें भी खतरा है ना। 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि तमिलनाडु में देखिए अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी हलचल अभी से वहां पर दिखने लगी है। कल ही सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी की वर्षगांठ के उत्सव में प्रशांत किशोर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें तमिलनाडु में धोनी से ज्यादा लोकप्रिय होना है। मंच दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय का था। मौका था उनकी पार्टी तमिलगा वेटी कसगम यानी टीवीके की वर्षगांठ का। प्रशांत किशोर जब भाषण देने आए तो अपील कर दी कि मुझे तमिलनाडु में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी से ज्यादा लोकप्रिय होना है। Next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने संन्यास लेने का ऐलान किया था। फिर वो तमिलनाडु कैसे पहुंच गए? प्रशांत किशोर ने उसका भी जवाब दिया। TVK is not a political party for me. It's a movement of millions of those who want to see a new political order. If only. प्रशांत किशोर ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर भी हमला बोला और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। दिलचस्प ये है कि थलपति विजय को जिताने वाले प्रशांत किशोर 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की जीत में भूमिका निभा चुके हैं।
प्रयागराज में 45 दिन तक आस्था के अद्भुत उफान और नए नए कीर्तिमान रचकर सनातनी चेतना के गौरवशाली क्षणों को अविस्मरणीय बनाकर कल महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम महास्नान के बाद विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन हो गया है। संगम नगरी में सनातन के सबसे बड़े समागम का समापन अपने आरंभ से भी ज्यादा दिव्य, भव्य, विराट और विहंगम रहा। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने महा रिकॉर्ड बना दिया। 45 दिन चले महाकुंभ में त्रिवेणी संगम की पावन धारा में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और इतिहास रच दिया। अब तक दुनिया में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य आयोजनों में इतनी भीड़ कभी भी नहीं जुटी है। महाकुंभ में जितने लोगों ने स्नान किया, हर दिन औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचे। कुल 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए और इतनी आबादी भारत और चीन को छोड़कर बाकी किसी देश की नहीं। ये आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी का 2 गुना और पाकिस्तान की आबादी का 2.5 गुना है। समूचे यूरोप के 44 देशों की 88% आबादी के बराबर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई। महाकुंभ में हर प्रमुख स्नान की तरह अंतिम स्नान पर भी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाएंगे, जहां पर वो महाकुंभ के समापन का औपचारिक ऐलान करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम कर्मचारियों को वो सम्मानित भी करेंगे जिनकी वजह से इस भव्य और दिव्य महाकुंभ का सफल आयोजन हो पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 तक गंगा संकुल में रहेंगे। दोपहर 12:15 पर रानी दुर्गावती पंडाल पहुंचेंगे। सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करेंगे। स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना का प्रमाण पत्र वितरण करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:20 पर त्रिवेणी संकुल में नाविकों और रोडवेज के ड्राइवरों के साथ संवाद करेंगे। महाकुंभ के महाआयोजन की बागडोर सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में ले रखी थी और महाकुंभ में मैनेजमेंट गुरु बनकर उभरे। महाकुंभ के दौरान 45 दिन में 12 बार प्रयागराज का दौरा सीएम योगी ने किया और अब आज समापन के औपचारिक समारोह में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज लेटे हनुमान मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 स्थित नेत्र कुंभ पहुंचेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर पहुंचकर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। किला चौराहे में गंगा पंडाल पहुंचकर पुलिस जवानों से संवाद करेंगे। संकल्प सभागार में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी। देखिए, वाराणसी, उज्जैन, देवघर समेत महादेव के हर ज्योतिर्लिंग और प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। लेकिन महाशिवरात्रि का एक और आयोजन बहुत ही लोकप्रिय है और वो है कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन का भव्य और मनमोहक कार्यक्रम। शिव के प्रति समर्पण, संगीत, नृत्य, आध्यात्म का अद्भुत संगम दिखा। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए सबको संबोधित किया। शिव एक कल्याणकारी चेतना है जो संहारक भी है और पालनकर्ता भी है। शिव शंभु भी है, स्वयंभू भी है। शिव सत्य भी है, सुंदर भी है। शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं और यहाँ शिव आदि योगी के रूप में विराजमान है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हिंदुस्तान ने फिर से एक बार पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल यूएनएचआरसी में भारत ने आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र घोषित किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में दुनिया को झूठ फैलाना बंद करे पाकिस्तान। The unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. As a country where human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. It is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. India remains focused on democracy,
progress and ensuring dignity for its people. Values that Pakistan would do well to learn from. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और अमेरिका के बीच पिघलती बर्फ की। दोनों देशों के राजनयिकों के बीच 10 दिनों के भीतर दूसरी मुलाकात होने वाली है। 18 फरवरी को सऊदी अरब में मिले थे और अब तुर्की में मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर ज़ेलेंस्की को अमेरिका पहुंचने से पहले ही एक बड़ा झटका दे दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया। 2 टूक शब्दों में कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के दौरे को कंफर्म करते हुए कहा कि यूक्रेन अमेरिका के साथ बड़ा खनिज समझौता करने के लिए तैयार है। President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. The previous administration put us in a very bad position, but we've been able to make a deal where we're going to get our money back. ज़ेलेंस्की समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर अभी फैसला बाकी है। Що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки, і тому навіть в рамковій угоді. चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के मिजाज को लेकर। पहाड़ी राज्यों में फिर से एक बार मौसम ने यू टर्न ले लिया है और कई जगहों पर बर्फ की वजह से हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बर्फ के आगोश में हैं। हिमाचल की तरह ही जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग भी एक बार फिर कुदरत की सफेद चादर में लिपट गया है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। कुपवाड़ा भी आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ से ढक गया। बर्फबारी का ये नया दौर मुसीबत बनने लग गया है। ये तस्वीरें लद्दाख में एक रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जहां बर्फबारी में एक बीमार बौद्ध भिक्षु जांस्कर में मठ में फंस गया था। सूचना मिलने पर पुलिस और जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझते हुए मठ पहुंची और बीमार बौद्ध भिक्षु को वहां से लेकर अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड की वादियां भी बर्फ से सराबोर हो चुकी हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये वीडियो केदारनाथ धाम का है, जिसका कुदरत ने श्वेत श्रृंगार सा कर दिया है। चारों ओर जमीन पर कई फीट बर्फ जमा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।